डिस्कस किया एचिलॉन फॉर्म बनाना, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाना। अब हम उस रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म और एचिलॉन फॉर्म की एप्लीकेशन देखते हैं कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं और कहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम उनको यूज करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो लफ्ज मैंने बोला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर है और वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं, वो 1 के इक्वल हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 जस्ट लाइक 2x इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है और इस x की जो सबसे बड़ी पावर हमें नजर आ रही है, एक ही जगह पे x है और इसकी जो पावर है वो 1 के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और ये इक्वेशन हमारे पास एक वेरिएबल में है। ये एग्जांपल है इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू c। इसके इक्वल भी आप ले सकते हैं, आप ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के इक्वल भी ले सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में जो एग्जांपल लिखी गई है और ये इसकी जनरल फॉर्म। अगर हम इसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में लेके चलते हैं, लेट ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो साथ ही हमारे पास एक और इक्वेशन भी आ जाएगी, लेट a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो दो लीनियर इक्वेशंस बन गई क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं। इस चैप्टर में हमने जब सोल्यूशन फाइंड करने होंगे, बेसिकली हमने सोल्यूशन जो निकालने होंगे, सोल्यूशन हम कहेंगे कि जो हमारे पास अननोन्स होंगे उन इक्वेशंस में अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करने को हम कहेंगे कि ये हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी उतने ही अननोन्स होंगे। अननोन हम यहाँ पे वेरिएबल्स को कहेंगे। अगर मैं वेरिएबल का लफ्ज बोलता हूँ या मैं अननोन का लफ्ज बोलता हूँ तो इसका मतलब एक ही मीनिंग हम लेंगे कि जो भी इसमें x1 x2 x3 होंगे या xy z होंगे उनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी। तो बाद इक्वेशंस में ये भी हो सकता है कि जितनी इक्वेशंस हो उतने अननोन्स हो। जैसे ये मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं और इनमें दो ही अननोन्स आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इक्वेशन ज्यादा हो और नंबर ऑफ अननोन कम हो। तो ये हम आगे देखेंगे कि अगर ये नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन इक्वल नहीं होते तो फिर हमें सोल्यूशन किस तरह का मिलेगा। तो अभी हमने बात की लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। हमने डिस्कस करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, इक्वेशंस आपके पास एक से ज्यादा, जैसे ये मेरे पास दो इक्वेशंस पड़ी हैं, मुझे इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं इन इक्वेशंस को ये कहूंगा कि ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ। ठीक है, एक इक्वेशन जस्ट इक्वेशन है, अगर एक से ज्यादा आपके पास है उनको यूज करते हुए आपने सबका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है तो उनको हम कहेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो तरह की। इसकी जो पहली टाइप है, देयर आर टू टाइप of system of linear equation. Number one, homogeneous system, and number two, non-homogeneous.
ये दो तरह के हमारे पास सिस्टम होंगे। यहाँ पे एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और एक नॉन होमोजेनियस है। अब होमोजेनियस हम किसको कहेंगे और नॉन होमोजेनियस हम किसको कहेंगे, ये हम देखने से पहले हम मैट्रिक्स को, जिस तरह हमने थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स को वो A11 वाली टाइप में लिखा, हम इसको उस फॉर्म में पहले हम लिखते हैं। मैं इक्वेशंस लिखता हूँ A11 x1 A12 x2 plus so on A1 and xn that is equal to B1। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आ गई A21 x1 A22 x2 plus so on A2n xn is equal to Bn, so on चलते जाएं। nth इक्वेशन an1 x1 an2 x2 plus so on ann xn is equal to Bn। ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में B1, दूसरी में B2, सो ऑन Bn। तो ये मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी ये n इक्वेशन होंगी। हमने इधर भी आप देख सकते हैं A11 से स्टार्ट किया, फिर A21 आ गया, फिर A31 आएगा, सो ऑन चलते जाएं। तो ये AN1 आ गया, यानी 1 से लेके n तक हम वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास n इक्वेशंस बनी। हम इन n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें अगर, तो ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस बनते होते हैं, जैसे हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। A11 A12 so on A1n A21 A22 so on A2n चलते जाएं AN1 AN2 so on ANN। और दूसरा मैट्रिसेस ये वेरिएबल का बन जाता है, अननोन्स का, x1 x2 so on xn is equals to राइट साइड पे कांस्टेंट का मैट्रिक्स B1 B2 so on Bn। ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास बनते हैं। और अगर आप याद करें तो आप इस मैट्रिक्स का नाम A रखते होते थे, इसका नाम X रखते थे, इसका नाम B रखते थे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है AX is equals to B। तो ये नाम रखना ये आपने क्लासेस में देखा हुआ। हम अब इसको रिलेट करते हैं जो हमने अभी पीछे देखा कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, एक होमोजेनियस सिस्टम है और एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। हम देखते हैं जो होमोजेनियस सिस्टम हम किसको कहेंगे और नॉन होमोजेनियस सिस्टम किसको कहेंगे। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, हम उनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें, हमारे पास अगर उनके हम नाम रखते हैं तो AX इज इक्वल टू B बन जाती है। अब अगर ये जो B मैट्रिक्स है, इफ B इज इक्वल टू 0, ये जो बी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं B1 B2 सो ऑन Bn, ये सारी एंट्रीज बी जीरो होने का मतलब ये बी जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स आपको पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो, यानी B1 भी जीरो हो, B2 भी जीरो हो, B3 B4 सो ऑन Bn, हर एंट्री अगर जीरो के इक्वल आ रही, यानी ये वाली इक्वेशन की राइट साइड पे कांस्टेंट जीरो, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड पे जो कांस्टेंट वो जीरो, थर्ड इक्वेशन की राइट साइड पे कांस्टेंट वो जीरो, सारे ही कांस्टेंट्स अगर जीरो के इक्वल आ रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा फिर, AX इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन आपके पास, जो भी मैट्रिसेस हैं, राइट वाला मैट्रिक्स की हर एंट्री अगर जीरो के इक्वल आ रही है तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे सिस्टम को हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। जो भी आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन के राइट पर जो कांस्टेंट पड़ा होगा वो कांस्टेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। और सेकंड जो हमारी टाइप थी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो इसी में अगर ये जो B है, इफ B इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जो राइट साइड पे जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस सिस्टम को हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। और एक मैट्रिक्स अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो है। यानी अगर इस मैट्रिक्स में 100 एंट्रीज पड़ी हुई हैं
99 एंट्रीज जीरो में और एक एंट्री भी नॉन जीरो आ जाती है, तो ये मैट्रिक्स आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ये जो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। पहली चीज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हमारे पास दो टाइप्स, एक होमोजीनियस सिस्टम और एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करने की हमारी जो मेन रीजंस हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करते हैं तो मेन रीजन उसके पीछे ये होती है कि हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास चाहे होमोजीनियस सिस्टम है चाहे नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं, हमारा जो मेन काम है यहाँ पे उस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है। तो हम अब ये देखते हैं कि सिस्टम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम को क्या कहें। फिर हम ये देखेंगे कि सिस्टम का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। फिर हम ये देखेंगे कि जो सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कितने होंगे, क्या एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर किसी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहें। तो डेफिनेशन है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये सिस्टम अगर हम सिर्फ सिस्टम लिख रहे हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, एक ही बात हो रही है कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस, और ये यहाँ पर जरूरी नहीं होगा कि वो लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस हैं या नॉन होमोजेनियस। जब हम सिस्टम को मेंशन करें, अ सिस्टम इज said to be consistent if its solution exists। ऐसा सिस्टम जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट। अदरवाइज अदरवाइज मतलब कि अगर उस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहें। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट, और अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहें। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट कि सिस्टम का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की एक टर्म पढ़ी होगी, हम उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास ये जो दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स बने थे, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स बी। अगर मैं इन ए और बी, ये जो दो मैट्रिक्सेस हैं, इनको मैं कंबाइन करता हूँ, A11, A12 so on, A1n B1, A21, A22 so on, A2n Bn so on, AN1, AN2, ANn Bn। दरमियान में आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं और अगर आप पूरी लाइन खींचना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन किया। हम इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। किस किस को आपने किया, ए को और बी को, तो इस मैट्रिक्स का नाम हम रखेंगे ए के नीचे बी। ए इज ऑगमेंटेड विद बी, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। जब भी हमने सिस्टम का सोल्यूशन निकालना हो तो हमें ये वाला मैट्रिक्स चाहिए हो, और ये क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दोबारा सुन लें, जब भी आपने सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है, हम नेक्स्ट ये बाद में देखते हैं कि अगर सिस्टम होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो तो ये लिखने से फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा। जब भी आपने सोल्यूशन का सिस्टम निकालना होगा
तो आप अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। और ये अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना नॉन होमोजीनियस सिस्टम में मस्ट होगा। लेकिन अगर सिस्टम आपका होमोजीनियस है तो अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है, आपके पास B1 भी जीरो होगा, आपका B2 भी जीरो होगा, आपका B3 भी जीरो, ये सारे जीरो होंगे। तो जीरो कॉलम बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन होमोजीनियस सिस्टम में ये बनाना जरूरी हो। इसको हम कहेंगे अगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें अगर आप देखें, आप अगर इन एंट्रीज की बात करते हैं, यहाँ A11 से A1n, आप इस मैट्रिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपका जो मैट्रिक्स है ये A मैट्रिक्स है। और अगर आप इस पूरे की बात करते हैं तो ये पूरा मैट्रिक्स आपका AB है। यानी आप इस एक ही मैट्रिक्स में आप AB को भी देख सकते हैं और आप A को भी देख सकते हैं। हम चलते हैं, हम एगमेंटेड मैट्रिक्स देख लिया, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम, हम बेसिकली चेक करना क्या चाह रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम वो कब होगा। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम कब होने का मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो हमने देखा एगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, उसके अंदर आपको ए बी अवेलेबल है और ए बी तो डेफिनेटली अवेलेबल है इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक इक्वल आ जाए, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब दैट इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब आपने जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको रैंक फाइंड करना पड़ेगा। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक ये इक्वल हुआ, आप रैंक निकालने के लिए आप एचेलॉन फॉर्म भी बना सकते हैं, आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर ये दोनों रैंक्स इक्वल होंगे तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो जब भी आपने सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, आप रैंक फाइंड करेंगे। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक ये इक्वल होगा तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ना इस तरीके हम चलते हैं इस तरफ कि अगर आपके पास जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है तो आपका ये वाला मैट्रिक्स है जीरो। अब अगर ये मैट्रिक्स सारा जीरो है, ये मैट्रिक्स सारा जीरो है, तो जब आपने रैंक बनाना है, रैंक में आप क्या करते हैं, आप पिवट एलिमेंट की हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करते हैं एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए। अगर ये सारे जीरो पड़े हैं, आप फर्स्ट रो को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में करें, फोर्थ में करें, फिफ्थ में करें, जो मर्जी करें, इधर जीरो ही रहने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम आपका ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स ये सेम रहेगा। तो होमोजेनियस सिस्टम में ये कंडीशन का इक्वल होना फिर जरूरी नहीं, क्योंकि जो ए का रैंक आना है वही ए बी का रैंक आएगा, क्योंकि बी मैट्रिक्स ये सारा कॉलम जीरो जीरो से प्लस माइनस करके आप ऐड करते जाएं, कोई फर्क नहीं। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, जो नॉन होमोजीनियस मतलब जो राइट पे आपका बी मैट्रिक्स कांस्टेंट का मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आपने सोल्यूशन फाइंड करना है तो आप सबसे पहले रैंक निकालेंगे ए बी मैट्रिक्स का। ए बी के रैंक के अंदर ए का रैंक भी आता है। अगर ये दोनों रैंक्स इक्वल आएंगे तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये रैंक्स इक्वल नहीं आएंगे तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ये ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी में सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो बी मैट्रिक्स वो एक जीरो कॉलम ऐड हो जाएगा, वो जीरो ने जीरो ही आना है, आप जो मर्जी करते हैं। तो उससे में ये इक्वल होना जरूरी नहीं। हम ये होमोजीनियस के केस में ए बी बनाएंगे भी, हम जस्ट ए बनाएंगे, ए से रैंक निकालेंगे और आगे चलेंगे। नाउ हमने ये देख लिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब हो,
कब होगा? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन कितने आए, एक सोल्यूशन होगा या एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन होगा, एक होगा या एक से ज्यादा होगा, वो तब होगा जब ये इक्वल होंगे, यानी ये आपने पहले चेक कर ले। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर रैंक ऑफ ए ये रैंक ऑफ ए बी के तो इक्वल होना चाहिए सोल्यूशन निकालने के लिए, और अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के भी इक्वल आ जाता है, रैंक ऑफ ए बी ये सोल्यूशन के लिए इक्वल होना मस्ट है। ये इक्वल नहीं है तो आप इससे आगे नहीं आए, ये इक्वल है तो आप आगे चल के देखेंगे कि अगर ये इक्वल है, क्या ये नंबर ऑफ अननाउंस के भी इक्वल है। अगर ये नंबर ऑफ अननाउंस के इक्वल होगा देन सॉल्यूशन इज यूनिक। तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने जो सिस्टम जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा उसमें वेरिएबल्स है मेरे पास x1 x2 सो ऑन xn। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब कि x1 की भी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, x2 की भी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, x3 की भी एक वैल्यू, सो ऑन। हर वेरिएबल की मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी अगर मेरा सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। और ये यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन ये तीनों चीजें इक्वल हो। और इस यूनिक सोल्यूशन को हम आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। जो यूनिक सोल्यूशन होगा इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहेंगे। और ये कब मिलेगा आपको? जब रैंक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होंगे। नंबर टू, ये पहला पॉइंट। नंबर टू, रैंक ऑफ ए ये रैंक ऑफ ए बी के तो इक्वल है, लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से लेस हो। ये दोनों इक्वल होना जरूरी सोल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए। और अगर ये नंबर ऑफ अननोन से लेस आ जाता है तो देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब कि आपको इनफिनिट सोल्यूशन मिलेंगे, और इन सॉल्यूशंस को हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने सबसे पहले देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो क्या थी? आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है, उनको कंबाइन करके आपने कंबाइन सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसे सिस्टम को हम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि इन सिस्टम की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है उसको हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सेकंड टाइप को नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो क्या थे कि अगर हमारे पास n इक्वेशंस हैं, इनको हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के बाद इनके हम नाम रखते हैं x इज इक्वल्स टू बी। अगर ये राइट वाला जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसमें बी1 से लेके बी एन तक कितनी भी एंट्रीज होंगी, अगर ये सारी की सारी एंट्रीज जीरो के इक्वल होती हैं तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। यानी वो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट वाला हर कांस्टेंट जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स जीरो के इक्वल ना हो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। दो तरह के सिस्टम। फिर हमने देखा कि इस सिस्टम का हमें चाहिए सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन से रिलेटेड डेफिनेशन की तरफ गए तो वो डेफिनेशन आई कंसिस्टेंट सिस्टम।
ऐसा सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो वो मैट्रिक्स बना, ए मैट्रिक्स बना, एक्स मैट्रिक्स बना, बी मैट्रिक्स बना, उन ए और बी हम दोनों को कंबाइन करके अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया कि राइट पे एक कॉलम बी मैट्रिक्स का ले लिया और ए मैट्रिक्स हमने वैसे ही रहने दिया। तो ये टोटल मैट्रिक्स ए बी, इतना मैट्रिक्स ए। तो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस की तरफ हमने जाना है कि कंसिस्टेंट कब होगा, यानी सॉल्यूशन का सिस्टम कब एग्जिस्ट करेगा अगर ए का रैंक और ए बी इस मैट्रिक्स का रैंक, यानी इतना आप एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, आप देखेंगे कि इतने में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। फिर वही जो एचेलॉन फॉर्म बन चुकी होगी उसमें आप देखेंगे कि इस पूरे में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी सिस्टम चलाएगा कंसिस्टेंट। और अगर ये इक्वल नहीं है, इफ rank of A is not equal to rank of AB, then system is inconsistent। जो सिस्टम आपका होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। ठीक है, अब सोल्यूशन कितने होंगे? अगर रैंक ऑफ ए बी इक्वल है और ये नंबर ऑफ अननोन के भी इक्वल आ रहा है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सिर्फ एक। एक का मतलब हर वेरिएबल की सिर्फ आपको एक वैल्यू मिलेगी, और इस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। सेकंड केस के रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो इक्वल है लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से लेस आ रहा है, तो इस केस में जो आपके सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। और इन जो इनफिनिटली मैनी सोल्यूशंस हैं उसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा था कि हमारा जो सिस्टम का सोल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन कितने होंगे, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो जब भी आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आपने पहली चीज चेक करनी है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। अगर ये इक्वल है तो आपने आगे करना, अगर ये इक्वल नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये इक्वल है तो फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है या नंबर ऑफ अननोन से लेस है। ये नंबर ऑफ अननोन से इंक्रीज नहीं कर सकता। रैंक मैक्सिमम उतना होता है जितनी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, उससे ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा ये रैंक नहीं होता। नंबर ऑफ अननोन से लेस रहना चाहिए, और लेस अगर आ रहा है ये तो फिर आपका जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, और जितने एक से ज्यादा होंगे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे।